हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। किस तरह से प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को और सप्लाई को, और किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट करते हैं प्राइस को। ये दोनों ही चीज़ें समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आप समझ लीजिए कि मार्केट प्लेस क्या होती है और मार्केट एंटिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि अगर वो समझेंगे तो ही आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट वो प्लेस है जहां गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं। अब आप इसे गुड्स कहें, आप इन्हें कमोडिटीज़ कहें, या आप इन्हें प्रोडक्ट कहें, एक ही बात है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम इन्हें एक ही कंसिडर करते हैं, गुड्स, प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़ या सर्विसेज भी। जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी गए, उसके लिए आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, तो वहाँ पर आपको फेयर देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। वो किराया क्यों दिया आपने? क्योंकि आपने एक सर्विस अवेल की है। ठीक, तो यहाँ पर गुड सर्विसेज एक्सचेंज होंगी, उस जगह को मार्केट प्लेस कहेंगे। और प्रेजेंटली देखा जाए तो ये मार्केट प्लेस दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल मार्केट प्लेस और एक होती है आपकी वर्चुअल मार्केट प्लेस। फिजिकल मार्केट प्लेस वो सारी मार्केट्स आप समझ लीजिए जो आपके घर के आसपास होती हैं, जहाँ पर आप जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई सर्विस अवेल करते हैं, वो मार्केट प्लेस फिजिकल हो गई, क्योंकि आप एक्चुअली वहाँ जा सकते हो। और वर्चुअल होती है जो आजकल ऑनलाइन में दिखते हैं आपको। ऑनलाइन पे बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, जहाँ पर जाकर के आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, या जैसे आप कोई सब्सक्रिप्शन लेकर के कोई वेबसाइट पे कोई शोज़ देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, तो वो सर्विस का एग्जाम्पल हुआ। तो वर्चुअल एंड फिजिकल ये दो तरह की मार्केट प्लेस होती हैं। अब मार्केट एंटिटीज़ क्या हैं? तो मार्केट एंटिटीज़ वो हैं जो मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, हु इंटरैक्ट इन मार्केट। और ये कौन होते हैं जो मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं? नंबर 1 इज प्रोड्यूसर, नंबर 2 इज सेलर एंड सी इज कंज्यूमर। इसी कंज्यूमर को हम कस्टमर भी कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर कहें आप इसे या मैन्युफैक्चरर कहें, ये एक ही बात कहलाती है। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर वो है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस केस में फार्मर भी हो सकता है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहा है। कोई और कोई कमोडिटी, जैसे कोई शूज़ बेच रहा है तो जो शूज़ मैन्युफैक्चरर है या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, तो इस तरह का जो भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो हो गया मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। सेलर जो उसको बेच रहा है, जिसे हम रिटेल सेलर भी बोल देते हैं, तो मार्केट में जो अपनी शॉप लेकर के बैठा हुआ है और जो प्रोडक्ट को बेच रहा है। कस्टमर या कंज्यूमर हम लोग जो जाकर उसे परचेज कर रहे हैं। अब समझिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्रोड्यूसर वो है जो सप्लाई करेगा, और वो किसे सप्लाई करेगा? सेलर को। क्या सप्लाई करेगा? जो प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है। कंज्यूमर वो है जो डिमांड करेगा, जो किसी चीज़ को चाहेगा, उसको खरीदेगा। तो डिमांड किसकी वजह से क्रिएट होती है? कंज्यूमर की वजह से। और सप्लाई किसकी वजह से होती है? प्रोड्यूसर की वजह से। ठीक है, इतना समझ में आया? प्राइस का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? पहले प्राइस और डिमांड को डिस्कस करते हैं, बाद में प्राइस और सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो प्राइस और डिमांड किस तरह से वेरी करेंगे? तो एक बात समझ लीजिए कि प्राइस और डिमांड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। और ये अभी हम सिर्फ एक ही फैक्टर पढ़ रहे हैं डिमांड के वेरिएशन का, कि डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, जो है प्राइस। और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड घटती या बढ़ती है, वो फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे। पर पहले केवल एक चीज़ के हिसाब से, एक फैक्टर के हिसाब से आप समझ लीजिए डिमांड एंड प्राइस में क्या रिलेशन आता है। तो डिमांड जो है वो प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई एक कमोडिटी है जिसका प्राइस अचानक से राइज कर गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई से देखते हैं। सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि कस्टमर या कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करता है, और कस्टमर या कंज्यूमर क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको सस्ते दामों पर चीज़ मिल जाए, या अफोर्डेबल चीप रेट पर उसको चीज़ें मिलें। और सप्लाई कौन क्रिएट करता है? सप्लाई क्रिएट करता है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर।
और प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा, वो चाहेगा उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रोड्यूसर तब अपना सप्लाई सबसे ज़्यादा रखेगा, प्रोडक्ट तब सबसे ज़्यादा मार्केट में उतारेगा जब उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि उस केस में उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दूसरी ओर अगर प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है सब लोग उसे अफोर्ड ना कर सकते हों, या फिर हर कोई उस कमोडिटी को उस हाई प्राइस पर परचेज ना करना चाहे, या परचेज करेगा भी तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही करेगा। ठीक है, आलू ले लो 20 रुपए किलो, बढ़िया आलू। अरे अरे भैया रुकना, मेरे को देना जरा 5 किलो आलू। अरे ये क्या 5 किलो आलू ले लिए? हाँ, सस्ते मिल रहे थे ना, इसलिए ले लिए। अब इसके बहुत सारे चिप्स बना लेंगे और बाहर से चिप्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। अरे सॉरी, मैं आपको पढ़ा रही थी। हाँ, तो देखिए प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। हाँ, मीठे रसीले आम ले लो। अरे आम वाला आ गया, ओह सीजन के पहले आम है। पूछती हूँ ज़रा, कैसे दिए भैया आम? 200 रुपए किलो है। 200 रुपये किलो? भैया थोड़ा सस्ता लगा लो। नहीं, इससे सस्ता नहीं हो सकता, हर जगह एक ही रेट चल रहा है। चलो भैया रहने दो, फिर जब सस्ते होंगे तब लेंगे। अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, आगे तो और सस्ते हो जाएंगे तब ले लेंगे। ठीक है भैया, रहने दीजिए। अरे फिर मैं लग गई अपने कामों में। सॉरी, थोड़ा घर का काम काज भी देखना पड़ता है ना, बजट भी तो इम्पोर्टेंट है। तो जब सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस जब बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, अरे ये तो एग्जाम्पल ही हो गया। अब आप समझे कैसे? देखिए, जब मुझे आलू 20 रुपए किलो मिल रहे थे तो मैंने 5 किलो खरीद लिए, है ना। और दूसरी ओर मुझे वही आम जब 200 रुपए किलो मिल रहे थे तो मैंने नहीं खरीदे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, यहाँ पे देखिए ये प्राइस बढ़ा, मेरी डिमांड कम हो गई। तो यही आपका भी इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी तो उसके लिए डिमांड कम हो जाएगी। और सोचिए अगर आलू 200 रुपए किलो मिल रहे होते और मुझे एसेंशियली लेने ही होते, तब शायद मैं 1 किलो या आधा किलो आलू ही परचेज करती, वो भी तब जब मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता। तो यही है हमारा डिमांड एंड प्राइस का रूल। इसी तरह से देखिए, सप्लायर या जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, तो वो इंतज़ार करेगा कि ज़्यादा जब प्राइस हो जाए ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तब वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा उतारे। जैसे कि आम वाले भैया मुझे फोर्स कर रहे थे कि ले लो कोई बात नहीं, पर मुझे पता है, क्योंकि मैं तो कस्टमर हूँ, कंज्यूमर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी डिमांड यहाँ नहीं होनी चाहिए। और वो सप्लायर है तो उसको लग रहा है कि नहीं, वो मुझे कन्विंस कर रहा है कि मैं खरीदूँ उससे ताकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। ये समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं इनके डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। तो देखिए, जैसे हमने समझ लिया कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, इसका मतलब भी समझ लिया हमने, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। तो इसका जो ग्राफ बनेगा डिमांड कर्व का, वो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में बनेगा, जिसमें क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पे डिनोट करोगे और प्राइस को आप वाई एक्सिस पे डिनोट करोगे। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड साइड, नीचे की तरफ जाता हुआ। क्यों होगा नीचे जाता हुआ? देखिए, क्वांटिटी अगर आप यहाँ पर फिल कर लीजिए कोई भी, चलिए जैसे ये 0 है, क्वांटिटी मैंने फिल कर ली 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। और प्राइस मैंने रख लिया 200 रुपीज़, 150 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हैं, जब 200 रुपीज़ प्राइस था तब क्वांटिटी डिमांड हुई मेरी 1 kg। जब प्राइस 150 तक पहुंचा तो क्वांटिटी डिमांड हुई 2 kg। तो प्राइस ड्रॉप हुआ, डिमांड बढ़ गई। अब यहाँ पर जब प्राइस है 100 रुपीज़ तो क्वांटिटी है 3 kg, और बढ़ गई क्वांटिटी, और 50 रुपीज़ आते तक क्वांटिटी 4 kg पर चली गई। तो इस तरह से जब प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है ना। मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े खरीदने गए हैं, वहाँ पे आपको बोल दिया जाता है कि अगर आप
2 टी शर्ट्स परचेज करते हो तो 1 फ्री मिल जाएगी। आप सोच के गए थे 1 टी शर्ट लेने के लिए, पर वहाँ पर उन्होंने स्कीम निकाल दी कि 2 खरीदोगे तो 1 और मिल जाएगी, उससे आपको सस्ता पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करते हो, खरीदने गए थे 1, बट देखा कि प्राइस ड्रॉप मिल जाएगा तो आपने 2 टी शर्ट्स परचेज कर ली, तो वहाँ आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब सप्लाई के साथ देखते हैं। सप्लाई कर्व का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों होगा? अब आप सोचिए आप एक बिजनेस पर्सन है और बिजनेस पर्सन होने के नाते यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। तो आप देखेंगे कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस करते हो उसके मार्केट में अचानक से दाम बढ़ गए हैं, तो अब आप क्या करोगे, जितना भी आपका माल या स्टॉक इन्वेंट्री में पड़ा होगा आप सारा का सारा मार्केट में डालने की कोशिश करोगे, जिससे वो आपका जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अर्न करके दे। तो इसके लिए आपका ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड कर्व बनेगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज फिल कर दी, क्वांटिटी 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और यहाँ प्राइस है 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़। तो देखिए जब प्राइस 50 रुपीज़ है तो आपका सप्लाई था 1 kg, जब प्राइस 100 रुपीज़ हुआ आपकी क्वांटिटी जो आपने सप्लाई की वो बढ़कर हो गई 2 kg, एंड जब 150 रुपीज़ हो रही है प्राइस तब आप क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो 3 kg, प्राइस हुआ 200 रुपीज़ तो आपने क्वांटिटी सप्लाई करी है 4 kg। तो आप एज अ बिजनेस पर्सन क्वांटिटी इंक्रीज करते जाओगे जब प्राइस इंक्रीज होगा, इसलिए अपवर्ड स्लोप बनेगा इसका। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक टेबल समझ लीजिए। ये टेबल देखिए, इसमें आपको दिख रहा है प्राइस किसी कमोडिटी की क्या है, उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। यहाँ रिलेशन है क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और उसका आउटकम क्या निकलेगा तो वो फाइंड आउट करते हैं। जब प्राइस है 40 रुपीज़ उस केस में क्वांटिटी डिमांड हुई 38 kg। जब प्राइस पहुंचा 100 रुपीज़ पे तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, 12 पर आ गई, और जब प्राइस 150 तक पहुंच गया तो क्वांटिटी 8 kg पे आ गई। इसी तरह से जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो जब प्राइस 40 रुपीज़ था सप्लाई ओनली 6 kg की हो रही थी, जब प्राइस 100 रुपीज़ हुआ तो सप्लाई 12 kg होने लगा, जब प्राइस 150 रुपीज़ हुआ तो क्वांटिटी 43 kg सप्लाई हो गई। इससे हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट केस में क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन क्वांटिटी डिमांडेड। इस केस में क्वांटिटी की डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। यहाँ पर दोनों इक्विवेलेंट हैं, जितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है उतनी ही क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही है। इस केस में क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है। तो इस केस का नतीजा ये निकला कि यहाँ है एक्सेस डिमांड, डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर है इक्विलिब्रियम, इसे हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर है एक्सेस सप्लाई, ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। ये जो सेकंड केस आप देख पा रहे हैं इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्यों हो गया? क्योंकि जितनी डिमांड है मार्केट में उतना ही सप्लाई मिल रहा है, तो इस केस में प्राइस बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, अब इसका भी एक कर्व बना सकते हैं हम, वो देखते हैं। तो देखिए फिर से हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया कि क्वांटिटी केजीज में ले लीजिए यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को मेंशन कर दिया। अब हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था डिमांड कर्व कैसा बनता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस बढ़ा हुआ है तो डिमांड घटता जाएगा, और सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड। जहां ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे, जहां मेरा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होंगे, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे मुझे मिलेगा मार्केट इक्विलिब्रियम। और जैसा हमने पीछे टेबल में देखा था, उस टेबल में 100 रुपीज़ वो प्राइस था जिस पर मेरा डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम आ रहा था 12 kg, तो वो ये क्वांटिटी उस टाइम पे 12 kg आ रही थी डिमांड के लिए भी एंड सप्लाई के लिए भी, इस कारण यहाँ मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम हुआ। तो बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम कर्व वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों इंटरसेक्ट करते हैं।
तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन हुई या क्या कंडीशन हुई वो डेफिनेशन आप लिख देंगे। अगर आप उसे ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हो तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जहां डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपने ये समझ लिया कि प्राइस अगर वेरी करेगा तो डिमांड और सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। अब हम समझ लेते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, देखिए अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और उस चीज की सप्लाई कम है, सप्लाई मार्केट में कम आ रही है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा ऐसे केस में प्राइस के साथ? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे केस में प्राइस राइज हो जाएगा, है ना। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है पर डिमांड उस चीज का बना हुआ है, तो प्राइस राइज कर जाता है, हाइक हो जाता है। मान लेते हैं सप्लाई कम हो गई, एक कोई कमोडिटी है उसकी सप्लाई किसी वजह से रुक गई है, लेकिन डिमांड जितनी थी उतनी ही है। पहले तक क्या था, पहले तक दोनों बैलेंस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम में था, डिमांड जितनी थी उतनी सप्लाई थी, तो बैलेंस बना हुआ था। पर अब मान लेते हैं किसी वजह से उस चीज की सप्लाई रुक गई है, तो डिमांड अभी सेम ही है जितनी पहले थी, लेकिन सप्लाई रुकने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। जैसे एलपीजी गैस के केस में हुआ, एलपीजी गैस की सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड उतनी ही थी, तो प्राइस बढ़ गए। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई जितनी है उतनी है, सप्लाई कांस्टेंट है, पर डिमांड अचानक से किसी चीज की बढ़ जाए तब भी प्राइस बढ़ जाएगा। अगर एक चीज कांस्टेंट है, दूसरी बढ़ रही है या घट रही है, तो भी प्राइस चेंज होगा, प्राइस पे अफेक्ट आएगा। तो जैसे सप्लाई अगर कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ेगा, और उल्टा भी है कि अगर सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, तो प्राइस कैसा हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा उसका कम। तो यहाँ पे भी आप एक रिलेशन देख पा रहे हैं। तो अगर कोई चीज मार्केट में मान लीजिए इतनी ज्यादा आ गई, लोगों को उसकी चीज की जरूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो प्राइस पे भी फर्क पड़ता है डिमांड एंड सप्लाई से। केवल ये नहीं है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी। यहाँ पर है कि अगर डिमांड चेंज हो रही है तो प्राइस चेंज होगा, सप्लाई चेंज होने से भी प्राइस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। ठीक है, डिमांड, प्राइस, सप्लाई कौन कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करता है मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट होती है। वो फैक्टर्स क्या हैं? और इसके अलावा मार्केट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन ये आता है कि क्या रियल वर्ल्ड में मार्केट इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, कौन से केस में पॉसिबल है, कौन से केसेस में पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है मार्केट में, गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। ठीक है, तो इस चैप्टर का सेकेंड हाफ आपको पार्ट 2 में मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 आए आपको तुरंत पता चल जाए। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, आपको कुछ इससे समझ आया है, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी वीडियो से कुछ वैल्यू मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।